अगर सोशल मीडिया आपको ऐसे कंटेंट बनाने का स्पेस देती है, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। यार बता दो, मांगने वाले हो तो प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ मैं सर। तो वो आपको आपके बिहेवियर पर क्वेश्चन करने का भी हक रखती है। सीजेपी प्रोटेस्ट में रुचिका सिंह और श्रद्धा सिंह जैसे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को गंदी गंदी गालियां दी, या जब उन्होंने रील्स बनाकर आरएएफ ऑफिसर्स को नीला हार्पिक बुलाया, तब बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उल्टा इस इकोसिस्टम ने इस अब्यूसिव और डेरोगेटरी बिहेवियर को जमकर एंडोर्स किया। लेकिन आज जब आपकी सोशल मीडिया की वही ऑडियंस आपके इस बिहेवियर पर आपको कॉल आउट कर रही है, तो उसमें आपने बीजेपी और आरएसएस का टैग चिपका दिया। और बीबीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स तो तुरंत ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं और श्रद्धा सिंह को अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर ये नैरेटिव चलाते हैं कि देखिए कैसे कंटेंट क्रिएटर को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान रील्स बनाने के बाद बीजेपी द्वारा ट्रोलिंग, गालियों और ऑनलाइन थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए एक और चीज नोटिस कीजिए, वीडियो इंटरव्यू बाय दिल नवाज पाशा, शॉट बाय मोहम्मद महरोज, मीर मुसावीर शब्बीर एंड एडिटेड बाय मोहम्मद महरूस। यानी बीबीसी के एक विशेष समुदाय के भाईजानों द्वारा तो ऐसा नैरेटिव निकालना एक स्वाभाविक सी बात थी। इनके इस पैटर्न पर देखिए हम बात आगे इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रद्धा सिंह के इस इंटरव्यू को हाईलाइट करना जरूरी है। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बीबीसी यहाँ श्रद्धा सिंह का एक इंटरव्यू दिखाता है जहां वो कहती नजर आती है कि लोग मेरी वीडियोस पर गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान तो मुझे किसी भी एक भी लड़के ने बैड टच नहीं किया, किसी ने कोई गंदा वर्ड नहीं यूज किया, वगैरह वगैरह। मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने बचपन से मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं लगाया और उन्होंने मेरे को हमेशा अच्छे संस्कार दिए कि आप लोगों की इज्जत करनी है, लोगों के साथ अच्छा हंसी खुशी से रहना है। पर मेरा सवाल यहाँ ये है कि जब श्रद्धा आप सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों के पास जाकर आरएएफ ऑफिसर्स को नीला हार्पिक बुला रही थी, तब आपको ये नहीं लगा कि वो भी किसी के बेटे हैं, किसी बच्चे के पिता हैं, हमारे देश को सर्व करने वाले सिपाही हैं? आपको पेपर लीक पर दिक्कत थी तो आपने कुछ एंगेजमेंट और कंटेंट के लिए इन पुलिस अधिकारियों का मजाक क्यों बनाया? आपने इसके लिए बाद में माफी भी मांगी और कहा कि आपने वीडियो पोस्ट करने के कुछ देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया था। और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूं, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा। पर क्या एक कंटेंट क्रिएटर होकर आप सोशल मीडिया की पावर को नहीं जानती? मतलब सेकंड्स नहीं लगते कंटेंट को वायरल होने में। आपकी भी जब पोल सोशल मीडिया पर खुली तब उसके बाद जाकर आपने सोशल मीडिया प्रेशर में वीडियो डिलीट करके माफी मांगी, वरना अगर आपको कॉल आउट नहीं किया जाता तो शायद आप ऐसे ही और कंटेंट जरूर पोस्ट करती, जैसे कि आपने ये भी किया जहां आप पुलिस वालों को इंस्टिगेट करती दिखी कि वो जब लाठी चार्ज करें तो आपको बता दें, क्योंकि आप प्रोटीन शेक पीकर नहीं आई हैं और इसके लिए आप भाग भी नहीं पाएंगी। बता दो, मांगने वाला नहीं सर, पहले बता देना, प्रोटीन शेक नहीं पिया, भाग नहीं पाऊंगी मैं। फिर इसी तरह आप एक और वीडियो में सीजेपी प्रोटेस्ट में आए बच्चों से धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक शब्द बोलने को कहती हैं। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है इस टाइम सरकार। चोर है वो, मिलावटी। लिसन, उन्हें प्रवोक करती हैं, जिस पर बच्चे गंदी गंदी गालियां देते हैं और आप मजे से ही करके अपना कंटेंट बनाती रहती हैं। तो जिस सोशल मीडिया के लिए आपने ये कंटेंट बनाकर व्यूज और एंगेजमेंट बटोरनी चाहिए, आज जब वही सोशल मीडिया आपके इस बिहेवियर को कॉल आउट करके उसकी क्रिटिसिज्म कर रही है, तो आप अब विक्टिमहुड का कार्ड खेलने आ गए। और इनफैक्ट बीबीसी सहित श्रद्धा सिंह को विक्टिम दिखाकर इसमें सरकार को अटैक करने के लिए लिबरल इकोसिस्टम का एक वर्ग और भी खड़ा हो गया, जैसे आपके संजय सिंह, अरफा खानुम शेरवानी, इंडियन यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट और श्रीनिवास बीवी जैसे कांग्रेस सपोर्टर्स अब श्रद्धा सिंह के इस बीबीसी इंटरव्यू का इस्तेमाल इसे विक्टिम बनाने और संघीज और बीजेपी ट्रोल्स जैसे नाम देकर इन लोगों की अब्यूसिव हरकतों को वाटर डाउन करना चाह रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया वन वे ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब लोग आपको व्यूज देते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी वजह से आपकी रीच और अर्निंग्स बनती हैं, तो वही लोग आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। सब कुछ तब तक एंटरटेनिंग लगता है जब तक बात किसी और की हो, लेकिन जैसे ही खुद अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है, लोग कहने लगते हैं, जैसे रुचिका सिंह के केस में हुआ, तो यही लिबरल इकोसिस्टम रुचिका सिंह की माफी वाली वीडियोस के लिए कहने लगता है कि अब बार बार ये वीडियोस क्यों शेयर कर रहे हैं, या माफी मांग ली ना, अब और क्या चाहिए। यानी चाहे रुचिका जैसे लोग हों या श्रद्धा सिंह, जब ये गाली वाले वीडियोस या पुलिस का मजाक बनाते हुए वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, तब सभी हंसकर इसका मजाक बना ले रहे थे।
थे। आज जब वही वीडियोस कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्कस हो रहे हैं और माफी की बात हो रही है, तब भी कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है। और अगर देखिए आप लोग बीबीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है ये वो श्रद्धा सिंह की बातों को विक्टिमहुड के नैरेटिव के साथ दिखाने का स्पेस निकाल सकते हैं, तो फिर वो भूमि पेडनेकर पर हो रहे सोशल मीडिया ट्रोलिंग को हाईलाइट क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुई गाली गलौज को कॉल आउट किया, बच्चों की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाया। अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, यूथ ऑफ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर आल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। तो पूरा लेफ्ट लिबरल ऑनलाइन मॉब उन्हें कमेंट सेक्शंस में ही लिंच करने पर उतर आता है। तो फिर बीबीसी को इस ऑनलाइन हैरेसमेंट में विक्टिमहुड क्यों नजर नहीं आता? आखिर कब तक आपकी पत्रकारिता इसी तरह सेलेक्टिव नैरेटिव्स के हिसाब से चलती रहेगी? सच तो ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ अप्रिसिएशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ये आपको ऑडियंस देती है, इन्फ्लुएंस देती है और करियर बनाने का मौका देती है, तो क्रिटिसिज्म और अकाउंटेबिलिटी भी उसी पैकेज का हिस्सा है। और बीबीसी की कथित पत्रकारिता की तो क्या ही बात की जाए। इनका मकसद ही लगता है भारत के खिलाफ, यहाँ की सरकार के खिलाफ नैरेटिव बुनना है। और वो भी जब आप एक के बाद एक इनकी कवरेज करने वाले लोगों को देखेंगे, तब थोड़ा पैटर्न और साफ नजर आएगा। मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट की एक कहानी दिखाई जाती है कि एक आम इंसान उस प्रोटेस्ट में इतना घायल हो गया कि उसे सर्जरी करवानी पड़ी। ये स्टोरी रिपोर्टेड बाय मोहम्मद सरताज आलम। इसी तरह 2020 दिल्ली दंगों के एक मास्टरमाइंड में से एक खालिद जैसे यूएपीए के अंडर गिरफ्तार किया गया था, उसकी इंटरिम बेल पर इमोशनल ह्यूमन स्टोरी कवर की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिराज अली सरकार के एंटी पेपर लीक बिल लाने के बावजूद सिस्टम में नुक्स निकालने वाली एक रिपोर्ट की जाती है। वीडियो एडिटर जमशाद अली खान, फ्री लंगर वाले मोहम्मद जुनैद को पोस्टर बॉय की तरह एक मसीहा के रूप में दिखाया जाता है। उनका इंटरव्यू लिया जाता है येट अगेन बाय दिल नवाज पाशा एंड शॉर्ट एडिट बाय शाद मिदहात। देखिए, हम यहाँ किसी विशेष समुदाय को उसके काम के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है कि बीबीसी इतने सटली ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए, ताकि वो डरा हुआ मुसलमान जैसे एंगल्स को निकाल सके और एक एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पुश कर सके, जैसे कि श्रद्धा सिंह के इंटरव्यू के साथ किया गया। आखिर में देखिए, सवाल सिर्फ श्रद्धा सिंह, रुचिका सिंह या बीबीसी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर अब्यूसिव कंटेंट को तब तक नॉर्मल माना जाएगा जब तक वो किसी पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता हो, और जब वही ऑडियंस उस कंटेंट पर सवाल उठाए तो क्या उसे ट्रोलिंग या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहकर खारिज कर देना ठीक है? मतलब अकाउंटेबिलिटी सेलेक्टिव नहीं हो सकती। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस देने का प्लेटफॉर्म है तो उस इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और अगर मीडिया इंस्टीट्यूशंस किसी एक नैरेटिव को एम्पलीफाई करते हैं तो उनके एडिटोरियल चॉइसेस पर भी सवाल उठना एक स्वाभाविक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।